अब आते हम शुक्र से बनने वाला पंच महापुरुष राजयोगों में शुक्र से बनने वाला राजयोग, उसका नाम है मालव्य राजयोग। मालव्य, मालव्य, मालव्य को माला से भी हम मिला सकते हैं। मालव्य महापुरुष राजयोग, पुरुष है ना, मालव्य महापुरुष राजयोग। ठीक, तो अब ये क्या है, मालव्य, मालव्य में भी यही आना है कि या तो अपनी मूल त्रिकोण, इसमें भी बन जाता है एक्चुअली। इसमें ना गुरु की ये शुक्र जो है ना मीन राशि में उच्च का होता है, तो इस कुंडली में भी बन सकता है। इसलिए हम इसको एक बार ज़रूर यहाँ पर लिख लें, क्योंकि ये शुक्र जो है ना एग्जाल्टेड हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन कुंडलियों में हमने देखा कि जो द्विस्वभाव लग्नें होती है उनमें बुध से बनने वाला राजयोग मिल सकता है हमें, भद्र महापुरुष मिल सकता है, हंस महापुरुष मिल सकता है और मालव्य महापुरुष राजयोग भी मिल सकता है। तो एक तो ये द्विस्वभाव लग्नों में मिल जाएगा, और दूसरा हमें कहाँ मिलेगा, ये तीनों में मिल सकता है इसका मतलब। ठीक है ना, चर में भी मिलेगा, स्थिर में भी मिलेगा, जैसे 2 और 5 और 8 और 11। तो यहाँ पर भी तो शुक्र की एक राशि आ गई, तो यहाँ पे भी मिल सकता है हमको। ठीक है, और इसी तरीके से इसको तो मेरे, हाँ ठीक है, ये तो सही था। अच्छा, इसी तरीके से चर लग्नों में भी मिल सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए तुलाई लगन हो जाए किसी की, है ना, 7 और उसके बाद 8 9 10 मकर, और यहाँ पर आ जाएगी मेष और यहाँ आ जाएगी कर्क। ठीक है, तो यहाँ भी हमको इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे एग्जाल्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये शुक्र स्वराशि का हो या उच्च राशि का हो, और या फिर वो केंद्र में आ जा रहा है, तो यहाँ पर ये अपनी राशि का आ गया शुक्र केंद्र में। अब मालव्य राजयोग, माला से अगर हम इसको मिलाएं तो सजने संवरने का शौक होगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की कुंडलियों में ये बहुत मिल जाता है, क्योंकि ये फैशन का ही प्लैनेट है ना, लग्जरी का प्लैनेट है। अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा बंगलो, ये सब मालव्य महापुरुष से मिलता है। और ये लोग सुंदर भी होते हैं, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए यहाँ ही लगन में हमने दिखाया है, यहाँ पे शुक्र आया हुआ है, तो शुक्र तो नीली आंखें, मतलब रेगुलर वाली काली आंखें नहीं होती, शुक्र वालों की नीली भी हो सकती हैं और दूसरे कलर की भी हो सकती हैं, खूबसूरत आंखें, अट्रैक्टिव आईज एंड घुंघराले बाल, और बहुत ही आकर्षक चेहरा, दूसरों को प्रसन्न करने वाले चेहरे, ऐसे होते हैं इनके। तो ये जो है ना, ये शुक्र से बनने वाला मालव्य राजयोग, ये सब तरह की लग्जरीज हमको प्रदान करता है। तो मालव्य हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं शनि से बनने वाला, शनि से भी राजयोग बनता है, इसका नाम होता है शश महापुरुष राजयोग। ठीक है, तो अब ये शश महापुरुष राजयोग जो है ये चर लग्नों में ही बनेगा। 4, उसके सामने यहाँ पे 10, यहाँ तुला और यहाँ पे आ गई मेष। अब देखिए शनि की उच्च राशि ये है ना, शनि तुला राशि में एग्जाल्टेड होता है। ठीक है, और इसकी स्व राशि ये है ना, तो यहाँ पर बन सकता है, या फिर ये बनेगा स्थिर लग्नों में बन सकता है, क्योंकि जो कुंभ राशि है शनि की, वो इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो भी स्व के लेवल पे ही आ जाएगी ना यहाँ पे। तो ये द्विस्वभाव लग्नों में भी बन सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो जाए हमारी कुंभ मीन मेष, यहाँ पे वृष आ जाएगी, और इसके सामने यहाँ पर आ जाएगी सिंह राशि, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी, इसको यहाँ लिखते हैं ना तो ये ध्यान रहेगा, वृष आ गई। ठीक, और इधर आ जाएगी हमारी वृश्चिक राशि। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ सैटर्न हो हमारा, तो ये मतलब वैसे ही देखो हमें तो समझ में आ रहा है, लग्नेशों के लगन के अंदर आ गया, तो ये अच्छा ही है ना। अगर हमें ना भी याद रहे कि शश महापुरुष राजयोग कैसे बनता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक सिंपल सी बात हमें समझ में आ रही है कि भाई केंद्र में अपनी राशि का बैठा हुआ है, लग्नेशों के लगन में बैठा हुआ है, तो अच्छा ही है ना। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना पश्चिम दिशा का मालिक है शनि, तो शनि पश्चिम दिशा का मालिक है, यहाँ दिग्बल पाता है, तो यहाँ पर ये सप्तमेश होकर सप्तम भाव में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। या यहाँ पर भी है मान लीजिए, तो ये एग्जाल्टेड है, एग्जाल्टेड सैटर्न होता है, तो ये भी केंद्र में किसी भी राशि में, ये 3 राशियां तो हैं इसकी, या तो ये स्वराशि, ये मूल त्रिकोण राशि, ये उच्च की राशि, तो इन राशियों में जाकर के सैटर्न बनाता है शश महापुरुष राजयोग। अब शश महापुरुष राजयोग क्या देता है? शनि जनता का प्लेनेट है ना, नेतागिरी दे देगा,
आप हम जहाँ भी बैठे होंगे गांव में तो गांव के पंच बना देगा, अगर हम किसी स्कूल में हैं तो वहाँ का सेक्रेटरी, वहाँ का ट्रेजरर, वहाँ पे किसी तरीके से हम वहाँ नेतागिरी करें। तो अब डिपेंड करता है कि हम कैसे एरिया में हैं और हमारा क्या लेवल है, ठीक है। तो ये जो है देता है। और आजकल गोचर में भी शनि यहाँ चल रहा है, तो जो लोग भी 30 ईयर्स के हैं या 60 ईयर्स के हैं तो अब उनको जरूर चेक कर लेना चाहिए। 90 ईयर्स के भी हैं मान लीजिए, सपोज मोटा मोटी इसमें 2.5 साल आगे पीछे करा जा सकता है, 2 साल, तो उन सब लोगों को चेक करना चाहिए कि उनका शनि कहाँ पर है ना। जो अब अभी लगभग 28, 29, 30 साल के हैं या 58, 59, 60 या 61 के आसपास की, क्योंकि क्या होता है ना, प्लैनेट अब चल रहा होता है, चलता जाता है, 2.5 साल चलेगा तो अब किसी के 2 डिग्री का है, किसी का 30 डिग्री का के आसपास का है, 28 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो जो 28 डिग्री का है तो वो ऑलमोस्ट राशि गॉन हो चुकी है ना। तो उसमें मतलब 2 साल का डिफरेंस आ ही जाएगा ना अपने आप ही। और किसी का मान लीजिए 1-2 डिग्री का है तो जैसे ही राशि में प्रवेश किया तो वैसे ही हमारे लिए हमारे ऊपर से गुजरने लगेगा गोचर का। तो अभी आजकल सैटर्न यहीं चल रहा है, तो मैंने देखा है कि जो बच्चे लगभग 30 ईयर्स के आसपास हैं, तो अगर उनकी इनमें से कोई लगन है, यानी कि वृष हो सकती है, सिंह हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है या कुंभ हो सकती है या फिर चर लगने हो सकती हैं, तो उन्हें जरूर चेक करना चाहिए कि क्या उनका शनि है क्या इस राशि में, कुंभ में। अगर जिनका भी शनि कुंभ में है और वो केंद्र में पड़ रही है राशि, तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि उनका शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है। अब ये कहेंगे आपकी भी शश महापुरुष बना हुआ है तो हमें क्या मिल रहा है, हम तो कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि जब आप पढ़ेंगे और अगर आपको कुछ उस समय दशाएं मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय मान लीजिए दशा मिल गई हमें, तो कहीं ना कहीं बातों बातों में अरे चलो हम भी चुनाव लड़ लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। या आप नहीं भी चुनाव लड़ते तो अपने ग्रुप में आप, जैसे होता है ना घर के चौधरी, मुड, ताऊ, सबके निर्णय करने वाले, पंचों के जैसे बिहेव करने वाले लोग होते हैं। तो ये शश महापुरुष राजयोग ऐसा देखने में आया है कि लेवल के अकॉर्डिंग होता है, कैसे हमारे और बाकी ग्रह पड़े, हमारे लग्न लग्नेश कितना मजबूत है, हमको कैसी दशाएं मिल रही हैं। फेवरेबल प्लैनेट्स की दशाएं मिलती हैं जब केंद्र के त्रिकोण की, खास करके 1, 5, 9 की या दशम भाव की, तो हमारे उन्नति ज्यादा होती है। तो यही बात है। अब कई बार होता है कि योग तो पड़ा हुआ है लेकिन साथ में शनि की ही मान लो शश महापुरुष बना रहा है, पर साथ में राहु पड़ गया या केतु पड़ गया, तो वो तो फिर उसको योग को कम कर देगा ना, क्योंकि नेगेटिविटी भी देगा साथ में। तो ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पंच महापुरुष राजयोग, जो डिफरेंट कुंडली में बनते हैं लेकिन केंद्र में ही बनते हैं। अगर हमें कुछ भी ना याद रहे तो हम सिर्फ इतना भी याद कर सकते हैं कि भाई केंद्र में स्वराशि का, अपनी उच्च राशि का या अपनी मूल त्रिकोण राशि का कोई भी प्लेनेट इन 4 हाउसेस में कहीं भी है तो वो एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठा है, डिपेंडिंग अपॉन दी लग्न लग्नेश की पोजीशन, चंद्रमा और राशि राशिश की पोजीशन पे ये सारी चीजें कम ज्यादा इनका प्रभाव हो जाता है। यदि ये पीड़ित होगा तो थोड़े कम मिलेगा, हम छोटी जगह के, छोटी नगर के ग्राम सेवक टाइप से बन जाएंगे। और अगर हमारा बड़े अच्छे और भी अच्छे योग पड़े तो हो सकता है कि हम राष्ट्राध्यक्ष जैसी चीज़ों के मतलब बन जाएं, बड़े लेवल पे चले जाएं, है ना। तो ये है। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें डिसहार्टेड होना है कि जी हमारी कुंडली में तो कोई राजयोग नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि हम एकदम उछल कूद मचाने लगे कि जी हमारी कुंडली में तो महापुरुष राजयोग है। कई बार होता है महापुरुष राजयोग है पर दशा ही नहीं मिल रही है। अब किसी कुंडली में शश महापुरुष राज हो गया, उसको शनि की महादशा नहीं मिल रही है, तो कितना लाभ देगा। बीच बीच में आएगा तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आएगा, 2-2, 4-4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। भाई शुक्र की महादशा में भी अगर शनि आएगा तो 38 मंथ्स से ज्यादा थोड़ी आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है और शनि की महादशा 19 साल की होती है। तो शुक्र की महादशा में शनि आए या शनि की महादशा में शुक्र आए तो ये होता है 19-19 38, 38 मंथ्स का। अब उसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, कितने साल कितने महीने हुए, ठीक है। तो ये हुई बात। तो अब हम आते हैं अगले राजयोग पे। अब जो ये हमारा पंच महापुरुष राजयोग हमने बता दिया, इसमें सूर्य चंद्रमा का कोई रोल नहीं था, लेकिन हमने अभी इस बात का भी जिक्र किया कि पुरानी से पुरानी कुंडलियों में भी जो लोग पंडित जी केवल टीपना बना के देते थे, वो भी चंद्र कुंडली जरूर बना के देते थे। उसके पीछे यही कारण था कि चंद्रमा का बहुत महत्व है ज्योतिष में। तो चंद्रमा से बनने वाले योग जो होते हैं ना, चंद्रमा से बनने वाले राजयोग, अब हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। चंद्रमा से कौन कौन से राजयोग बनते हैं कुंडली में। दुर्योग भी बनते हैं, लेकिन हम पहले शुभ की बात करेंगे और बाद में
दूसरी की बात करेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि हमारी कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, ठीक है। तो अब इस हाउस में हमारे चंद्रमा है और चंद्रमा से पीछे, यानी कि कुंडली अगर हम लेके चल रहे हैं तो चंद्रमा से पहले बोल सकते हैं हम इसको, है ना। इस घर में कोई शुभ प्लेनेट बैठा है, सपोज हमारा शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, ठीक है, या गुरु ही बैठा हो, ठीक है। तो क्या हुआ, चंद्रमा से 12वें घर में, 12th हाउस, ये 12th होगा ना, क्योंकि ऐसे गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मान लीजिए ऐसे ही है, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि चंद्रमा से 12वें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह होता है, 12th में शुभ ग्रह होता है, चंद्रमा से 12वें घर में यदि कोई शुभ ग्रह होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको अनफा योग कहते हैं, अनफा। देखिए एक्चुअली क्या है, चंद्रमा हमारा मन है, ठीक है। और मन क्या होता है, मन को अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मन को सब चाहिए, सबके साथ में उसको अच्छा लगता है। कहते हैं ना मन नहीं लग रहा है आज, मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं या फिर हम दुखी रहते हैं। तो चंद्रमा हमारा मन ही है, सपोज हम इसको मान लें कि हमारा मन है, तो मन के पीछे से ये 3 शुभ प्लैनेट इसके बिल्कुल आजू बाजू में है, यानी कि अच्छे पड़ोसियों का संग मिल गया, ऐसे भी मान सकते हैं इसको हम। तो ये अनफा, ये शुभ योग है, ठीक है, क्योंकि ये शुभ प्लैनेट से बन रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली अगर ये अशुभ प्लैनेट से बन रहा हो, मंगल से बन रहा हो, शनि से बन रहा हो, तो उसको शुभ अनफा ना कह के पाप अनफा भी कहते हैं। पर फिर भी चंद्रमा के पास कोई भी प्लैनेट हो चंद्रमा से पिछले हाउस में, तो अनफा तो हम मानेंगे ही। बेशक है कि ये वाले शुभ प्लैनेट्स के यहाँ पे होने से ज़्यादा अच्छा बनेगा, ज़्यादा प्रभावकारी होगा, और कम शुभ प्लैनेट के होने से कम प्रभावकारी होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अनफा। अब ये सेकंड हाउस है, चंद्रमा से सेकंड हाउस, हमने ये राशियां इसी हिसाब से लिखी हैं ताकि हमको समझने में आसानी रहे। अब चंद्रमा से दूसरे घर में यदि यहाँ पर हमारा कोई शुभ प्लैनेट है, सपोज मान लीजिए शनि भी है पर शुक्र भी है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, या गुरु ही आ गया यहाँ पर, परम शुभ प्लैनेट है ये, तो चंद्रमा से दूसरे घर में होगा तो सुनफा योग होता है ये, इसका नाम है सुनफा। देखिए मैं तो ये कहूँगी कि बेशक हमें अनफा सुनफा नाम ना याद रहे, हमें सिर्फ इतना भी दिमाग में रख ले अगर हम कि चंद्रमा से आगे और पीछे, सिंपल भाषा, चंद्रमा से पीछे, चंद्रमा से आगे, चंद्रमा के आजू बाजू, अगर हमारे चंद्रमा के आजू बाजू प्लैनेट्स हैं तो ये शुभ योगों की श्रेणी में आता है। जितने ज़्यादा शुभ प्लैनेट हैं उतनी ज़्यादा शुभता। ये भी हो सकता है कि इधर हमारा बुध हो और उधर हमारा शुक्र हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि सब प्लैनेट एक साथ ही होंगे। तो हमने बताया है कि भाई इन तीनों में से कोई एक आ जाए शुभता के लिए, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब एक साथ हों, पर हो भी सकते हैं, कुछ कुंडलियों में होते भी हैं। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है हमारा, एक तो चंद्रमा से पिछले हाउस में, है ना, था शुभ ग्रह बुध था, बेशक यहाँ पे इसकी राशि ऐसी है कि थोड़ा सा ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी है तो शुभ ग्रह, तो ये अनफा योग बन गया। इसी तरह से चंद्रमा से दूसरे घर में हमारे ये 3 शुभ ग्रह तीन ग्रह दिख रहे हैं जिसमें से 2 शुभ हैं, तो ये सुनफा बन गया। अब इस कुंडली को अगर हम देखें, सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ से इन दोनों प्लैनेट को इरेज भी कर दे रहे हैं, यानी कि हमारा एक इधर और एक उधर बैठा है। अब हमारी परिस्थिति क्या है, द्विद्वादश, ये तो द्वादश भाव था, सुनफा यानी सेकंड हाउस में, ठीक है। अभी हमने बताया था ना, सुनफा का मतलब सेकंड हाउस में, चंद्रमा से सेकंड, चंद्रमा से 12वें घर में शुभ हो या चंद्रमा से सेकंड हाउस में, तो अनफा सुनफा बन गए। अब ये जो हो गई परिस्थिति कि चंद्रमा से 12वें घर में भी प्लैनेट है और चंद्रमा से दूसरे घर में भी शुभ प्लैनेट है, तो ये बन गया दुर्धरा, दुर्धरा राजयोग है। ये भी अच्छा माना जाता है। इसको हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब तक कभी अकेला नहीं रहेगा, उसे हमेशा संग साथ लोगों का मिलता रहेगा, उसका मन भरा पूरा रहेगा, उसके आसपास लोग रहेंगे, वो कभी अपने आप को लोनली महसूस नहीं करेगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ऐसे भी मान के हम चल सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा से बनने वाला योग बना अनफा, सुनफा और दुर्धरा। चंद्रमा से अगले पिछले हाउसेस में दोनों में अगर प्लैनेट हो तो वो दुर्धरा योग बनेगा, और ये भी एक शुभ योग है। लेकिन अगर सपोज हमारी स्थिति ऐसी हो, सारे प्लैनेट इधर उधर पड़े हुए, यहाँ ये भी खाली, मतलब
ना तो चंद्रमा से 12वें घर में कोई प्लेनेट है, ना ही चंद्रमा से दूसरे, यानी कि 2 नंबर भी खाली है, सेकंड हाउस खाली और 12th हाउस भी खाली, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रखा हुआ है चंद्रमा, सपोज ये चंद्रमा है हमारा, ठीक है। ये भी खाली, सेकंड हाउस भी खाली और 12th हाउस भी खाली, और चंद्रमा है बीच में फंसा हुआ, और बाकी प्लेनेट इधर है। मान लीजिए हम किसी को भी लिख लेते हैं यहाँ पर, मंगल है सपोज, यहाँ पर हमारा गुरु यहाँ पर आ गया, और शुक्र बुध यहाँ पर आ गए हमारे, ठीक है, और सूर्य भी आ गया यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गए, शनि रह गया और गुरु आ गया, शनि एक यहाँ पर हमने मान लीजिए, यहाँ मत लगाओ, यहाँ लग दो राहु को, क्योंकि अभी हम उसको राहु केतु के एक्सेस पे नहीं ला रहे हैं चंद्रमा को, है ना, शुभ योगों में नहीं ला रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हमारे प्लैनेट। तो अब क्या है, हमने यहाँ पर प्लैनेट चंद्रमा से पहले हाउस में होना प्लैनेट को अच्छा माना, चंद्रमा से दूसरे हाउस में प्लैनेट को होना अच्छा माना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्रमा हमारा बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, ना इसके आगे कोई है ना पीछे कोई। तो इसको कहते हैं केमद्रुम योग, और ये बहुत ही अशुभ योग माना जाता है, केमद्रुम। ये पहला हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं, केमद्रुम। अभी तक हमने सारे शुभ शुभ पढ़े थे। केमद्रुम योग जो है ये नेगेटिव योग है, नेगेटिव TIV, हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव योग है। यानी कि ऐसे व्यक्ति भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा भी हो रहा है तो भी वो डिप्रेस फील कर जाते हैं आसानी से अपने आप को, उनको अच्छी फील नहीं आती है, चाहे उनके पास, एक तो ये दरिद्रता भी दे देता है, ये भी तो बात है ना, केमद्रुम योग दरिद्रता दे देता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसकी परिहार भी है। कई बार हमें लगेगा कि चंद्रमा भाई हमारा इसके आजू बाजू कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन अगर केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में कोई प्लैनेट हो, अब चंद्रमा से केंद्र में 1 2 3 4 ये गुरु है चंद्रमा से केंद्र में, केंद्र का मतलब पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में। अब ये क्या हुआ, 12 11 10, यहाँ पर भी कोई प्लैनेट हो मान लीजिए, ठीक है। तो मतलब अगर केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में कोई भी प्लैनेट अगर आ जाएगा तो केमद्रुम भंग हो जाता है। इसी तरीके से किसी ग्रह की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ जाएगी तो भी केमद्रुम योग कट जाता है। तो केमद्रुम योग को डिक्लेयर करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि जैसे अब एक हॉरोस्कोप मेरे दिमाग में आ रही है जो मुझे पता है, मैं उसको ही बना लेती हूँ, तो उससे थोड़ा सा फॉर एग्जांपल हमें समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो लाइव कुंडलियाँ होती है ना उनसे चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आती हैं। क्योंकि ये जो हाइपोथेटिकल होती हैं तो ये तो हाइपोथेटिकल पता होता है, हाइपोथेटिकल है ना, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है सचमुच की कुंडली से। तो अब सचमुच की एक कुंडली बनाते हैं जो हमारे देखने में आई। ये वृश्चिक लगन की कुंडली थी, इसमें धनु का चंद्रमा था, ठीक है, और यहाँ सब कुछ नहीं है, और मकर, कुंभ और मीन का यहाँ पर शनि है इनका, और मेष में उनका है राहु, ठीक है, और यहाँ पर तुला में है केतु। ये लाइव कुंडली है सचमुच की। और यहाँ पर ये आ गया कर्क, और सिंह राशि में है सूर्य, ये अफसर की कुंडली है, सूर्य है, और इनका यहाँ पर है गुरु एग्जाल्टेड, और शुक्र है, और बुध है, और मंगल भी है, हालांकि मंगल ये डेबिलेटेड है, ठीक। अब आप देखिए कि इस कुंडली में ना तो चंद्रमा के पीछे कोई प्लैनेट है, ना ही चंद्रमा के आगे कोई प्लैनेट है। तो एक बारगी देख के लग सकता है कि अरे हमने केमद्रुम योग पढ़ा था, केमद्रुम तो नहीं है, लेकिन इस कुंडली में केमद्रुम नहीं है। क्यों नहीं है केमद्रुम? 1 2 3 4 चौथे घर में यहाँ से, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में शनि है, ठीक है। और जब ये चौथे में है ना तो शनि की एस्पेक्ट भी आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि 7 8 9 10 सैटर्न की एस्पेक्ट आ गई। तो ये भी एक फार्मूला है कि यदि चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो अब दृष्टि पड़ रही है तो भी ये केमद्रुम भंग हो गया, ठीक है। तो ये एक लाइव कुंडली है जो मैं बता रही हूँ, एक अफसर की कुंडली है ये, जो मेरे देखने में आई। तो एक बारगी तो मैं थोड़ा सा मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो केंद्रुम बन रहा है, लेकिन फिर इसके जब फार्मूले पढ़े तो पता चला कि नहीं नहीं, ये चंद्रमा से केंद्र में शनि है, और फॉर्चुनेटली शनि की भी एस्पेक्ट चंद्रमा पर आ रही है। यद्यपि थोड़ा सा कभी कभी उन्होंने स्वीकार किया कि कभी कभी मैं लोनलीनेस फील करता हूँ, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आई कांट शेयर एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ विद एनीबडी,
पर फिर भी इसमें केमद्रुम भंग हो रहा है। तो वो जो केमद्रुम के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट हैं वो इस कुंडली में नहीं मिले। तो अभी हमने केमद्रुम योग तक पढ़ लिया है। मुझे लग रहा है ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है वीडियो, तो हम इसको और अगला पार्ट खा बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसका पार्ट खा बनाएंगे तो उसके आगे लेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल है और इसको बहुत आराम से समझना पड़ेगा और हर किसी की रुचि है, सबका फेवरेट टॉपिक है ये। तो हम हड़बड़ाना नहीं चाहते, हमें लगता है आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो योग हमारे समझ में आएंगे। और कैसे कैंसिल होते हैं वो भी हम देखेंगे, और कैसे बनते हैं, कितना पोटेंशियल है हमारे योग में, 100% आ रहा है, 50% आ रहा है, ये भी हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।